पिछला वीकेंड भारत के कुछ पड़ोसी देशों के लिए कतई अच्छा नहीं गुजरा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। सदन खचाखच भरा था, लेकिन आनन फानन में डिप्टी स्पीकर ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और फिर इमरान के कहने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग कर दी, नए सिरे से चुनाव का ऐलान कर दिया। इस बीच विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा सुनवाई करेंगे, डिप्टी स्पीकर हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई अदालत से ऊपर नहीं, हम संज्ञान ले रहे हैं। 4 अप्रैल को 5 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की और केस को 5 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। आज जानेंगे वोटिंग वाले दिन नेशनल असेंबली में क्या हुआ, किस पक्ष की बातों में कितना दम है, आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान के बाद चलेंगे श्रीलंका और समझेंगे वहां पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा क्यों दिया। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। एक तारीख जिसका इंतजार दुनिया के कई मुल्क बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, 3 अप्रैल 2022। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का दिन। विपक्ष ने 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास भेजी थी। कायदे से 21 मार्च तक बैठक शुरू होनी थी और 28 तक वोटिंग, पर जानबूझकर देरी की जाती रही। आखिरी में 25 मार्च को बैठक शुरू हुई। पहले दिन श्रद्धांजलि का हवाला देकर स्थगित। 28 मार्च को प्रस्ताव पटल पर रखा, फिर 3 दिन बाद बहस की तारीख तय हुई। 31 मार्च को बहस शुरू हुई, पर कुछ ही मिनटों के हुअल्ले के बाद सदन स्थगित। कहा गया 3 अप्रैल को सीधे वोटिंग होगी। हम दुनियादारी और नेता नगरी में लगातार आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सब अंदरूनी कहानियां और टाइमलाइन बता रहे हैं। अगर आपको दिलचस्पी हो तो वो एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा फेवरेट है जब मैंने इस्लामाबाद में स्थित डॉन अखबार के एक पॉलिटिकल रिपोर्टर से विस्तार से बात की, दुनियादारी की मास्टर क्लास शुक्रवार की, वो जरूर देखें आप। हम आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी भेजे जाने और वोटिंग वाले दिन यानी 8 मार्च और 3 अप्रैल के बीच पाकिस्तान की राजनीति में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए जरूरी 172 सांसदों का समर्थन जुटाया। दूसरी, स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान से सपोर्ट खींच लिया। क्या तात्पर्य हुआ इसका? सेना पहले ही न्यूट्रल रहने का ऐलान कर चुकी थी, उसने कोई सहयोग नहीं किया। और तीसरी चीज ये कि इमरान खान ने पूरे संकट को एक चिट्ठी पर केंद्रित कर दिया, कथित विदेशी साजिश वाली चिट्ठी। पर आज तक ये साफ नहीं हो सका कि वो चिट्ठी थी या केबल था और उसके अंदर आखिर दर्ज क्या था। पाकिस्तान की राजनीति में जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहा था, उससे यह अंदेशा हो चुका था कि वोटिंग वाले दिन कुछ ना कुछ अजूबा जरूर घटेगा, और ऐसा ही हुआ भी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने पहले वोटिंग में एब्सेंट होने की बात कही थी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले पार्टी ने नोटिस जारी कर सांसदों को नेशनल असेंबली पहुंचने का निर्देश दिया। फिर 3 अप्रैल की दोपहर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में सबसे पहले सूचना मंत्री फवाद चौधरी का भाषण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश के तहत लाया गया है। बोले कि 7 मार्च को हमारे राजदूत को एक मीटिंग में बुलाया गया, वहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि जमा थे। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साथ संबंध अविश्वास प्रस्ताव की सफलता पर निर्भर है। यह भी कहा गया कि अगर प्रस्ताव फेल हुआ तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नतीजा नहीं होगा। विदेशी ताकतें पाकिस्तान में तख्ता पलट की साजिश रच रही हैं। जैसे ही फवाद चौधरी का भाषण रुका, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपना माइक ऑन किया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया। क्या बोले सूरी? यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए स्पीकर इस अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का आदेश देते हैं। इतना बोलने के बाद डिप्टी स्पीकर अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विपक्ष को सोचने और संभलने का मौका नहीं मिला। विपक्षी सांसद अचंभे में, और जब समझ में आया उन्हें तो हो हल्ला शुरू हुआ, पर तब तक खेल हो चुका था। जानकारों की माने तो पूरा प्लान पहले से तय था। इस दावे के समर्थन में 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला, डिप्टी स्पीकर ने 5 मिनट के भीतर विदेशी साजिश वाली बात मान ली और अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला सुना दिया। देखने से लग रहा था कि वो अपना फैसला पहले से लिख कर लाए थे। और दूसरी बात, इमरान खान पहले नेशनल असेंबली की बैठक में मौजूद रहने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि खान साहब तो राष्ट्रपति आवास में नोश फरमा रहे हैं। दरअसल इमरान नेशनल असेंबली की बैठक के समय दूसरी बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश कर रहे थे और राष्ट्रपति ने इसे मान भी लिया। आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी हुआ और ऐलान ये कि तत्काल प्रभाव से असेंबली भंग, अगले 90 दिनों में नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। जिस वक्त ये ऐलान सामने आया, उस समय नेशनल असेंबली के भीतर एक और ऐलान हो रहा था। अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने के बाद विपक्ष सदन के अंदर धरने पर बैठ गया।
विपक्ष ने अपनी तरफ से असेंबली की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रस्ताव पर वोटिंग कराई। विपक्ष के 195 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। प्रस्ताव पास हो गया और फिर शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। 3 अप्रैल को एक समय ऐसा हो चुका था कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 2 लोग दावा ठोक रहे थे। हालांकि शहबाज शरीफ की नियुक्ति सांकेतिक थी, उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन के बाद नेशनल असेंबली का कोई मतलब नहीं रह गया था, पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में पहुंच चुका था। चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। 3 सदस्यों की बेंच बनाई। 2 मसलों पर सुनवाई का फैसला किया। पहला, अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किए जाने की संवैधानिकता। क्या डिप्टी स्पीकर ने अपने फैसले के संबंध में संविधान आर्टिकल 5 का जो हवाला दिया वो दुरुस्त था? आर्टिकल 5 क्या कहता है, इसकी क्या व्याख्या हो पाकिस्तान के संविधान के संदर्भ में? और दूसरा, राज्य के प्रति वफादारी हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। हर एक पाकिस्तानी नागरिक, भले ही वो कहीं भी रह रहा हो, वो और कोई भी अन्य व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहने के दौरान देश के संविधान और कानून का पालन करे, ये सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 पर भी अपना फैसला सुनाएगा। यही आर्टिकल 69 कहता है कि सदन के भीतर हुई कार्रवाई किसी भी अदालत के न्याय क्षेत्र में नहीं है। पूरा मामला इन्हीं 2 आर्टिकल्स की व्याख्या के बीच में फंसा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अदालत इस मामले में सुनवाई कर सकती है? जानकारों का कहना है कि हाँ, अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द किया, वो अपने आप में असंवैधानिक था। एक बार जब प्रस्ताव पटल पर रख दिया गया और अटॉर्नी जनरल ने कोई आपत्ति नहीं की, तब इसे रद्द करना गैर कानूनी है। अगर अदालत ने हस्तक्षेप किया तो क्या होगा? 2 तरह के फैसले आ सकते हैं। या तो वो डिप्टी स्पीकर के फैसले को जायज ठहरा दे। इस स्थिति में नेशनल असेंबली भंग रहेगी, 90 दिनों में चुनाव होंगे। आमतौर पर अदालतें सदन के अंदर की कार्रवाई पर टिप्पणी से बचती हैं, लेकिन अगर सदन चलाने वाले इसकी आड़ में संविधान को दरबदर करें तो कोर्ट की एंट्री लाजमी हो जाती है। दूसरा, अगर अदालत ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द किया तो नेशनल असेंबली की बैठक दोबारा शुरू होगी। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। विपक्ष के पास बहुमत से ज्यादा नंबर है। सदन के भीतर वोटिंग हुई तो इमरान सरकार का गिरना फिर तय है। 4 अप्रैल को दोपहर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए बेंच बड़ी कर दी थी। अब 3 के बजाय 5 जस्टिस बिठाए गए थे। सुबह में चीफ जस्टिस का बयान भी आया कि आज शाम तक फैसला सुना दिया जाएगा। विपक्ष के वकील ने कहा, किसी तरह आज ही फैसला दे दीजिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐसा करने से मना कर दिया। कहा कि मामला संगीन है, जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सुनवाई को 5 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कुछ सवाल हैं जो बचे रह गए। पीटीआई अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने को अपनी बड़ी जीत बता रहा है। इमरान खान विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो चुनाव में लड़कर दिखाओ। पर यह सवाल ये उठता है कि वो अब तक सोच क्या रहे थे? बहुत पहले यह साफ था कि उनके पास बहुमत नहीं है। सूत्र कहते हैं कि जब सेना ने उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव कराने का ऑप्शन दिया तो वो आखिरी समय तक लड़ने की बात करते रहे, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तब बोल दिया, हम रहते कहां हैं। अफवाह तो यह भी उड़ रही है कि इमरान खान ने यह फैसला किसी तंत्र विद्या के आधार पर किया। वो जानबूझकर 3 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे। 3 अप्रैल को इमरान की दूसरी पत्नी रेहम खान का जन्मदिन होता है। इमरान इस संबंध को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताते हैं। एक सवाल जो पाकिस्तान की राजनीतिक संकट में अक्सर खड़ा होता है कि वो ये कि सेना क्या कर रही है। सेना ने अभी तक न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है। 3 अप्रैल की घटना से भी उसने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जिस तरह से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर करने पर जोर दिया, यूक्रेन हमले पर रूस की आलोचना की, वो चौंकाने वाला था। माना जा रहा था कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन नजदीक है, लेकिन आखिरी समय पर खेल में ट्विस्ट आ गया। अभी तक सेना तमाशा देख रही है, पर उसके सब्र का बांध कब टूटेगा दावे से कहा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान में एक और सैन्य तख्ता पलट देख सकते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में एक अपडेट और है ताजा। नेशनल असेंबली भंग करने के बाद राष्ट्रपति ने केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। इसके लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को चिट्ठी भेजी गई। कहा कि इस मसले पर अपनी राय दीजिए। शहबाज शरीफ ने कह दिया, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने नाम सुझाने से भी मना कर दिया। हालांकि इमरान प्रोसेस का हिस्सा बने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भेजा। जस्टिस अहमद दिसंबर 2019 से फरवरी 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जब तक केयरटेकर पीएम के तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इमरान ही ये जिम्मा संभालेंगे। पाकिस्तान का चैप्टर अब यहीं रुकता है और चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट का असर दिखना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ समय से जनता सड़क पर थी। महंगाई और बुनियादी चीजों की कमी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त था। विपक्ष राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहा था। विरोध बढ़ा तो 2 अप्रैल को देश भर में इमरजेंसी लगाई गई। मामला नहीं संभला तो 3 अप्रैल को इस्तीफे हुए बड़ी संख्या में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों सरकार में शामिल होने की अपील की। कैबिनेट के इस्तीफे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका कहना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता के गुस्से का मजाक बना रहे हैं।
4 अप्रैल को कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन इमरजेंसी अभी लागू रहने वाली है। इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर बैन भी लगा दिया। हम श्रीलंका के आर्थिक संकट पर दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। आप दोबारा देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई 40वें दिन भी जारी है। इसमें नए अपडेट्स क्या हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाया। राजधानी कीव के पास बूचा शहर में आम नागरिकों की लाशें मिलने के बाद हंगामा मचा। इन लोगों के हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक अब तक 410 लोगों की लाश मिली है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की है। कई पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध कड़े करने पर भी जोर दिया है। वॉर क्राइम के आरोपों पर रूस का बयान भी आया। उसने इनसे इनकार किया और कहा कि ये सब स्टेज्ड है, तय किया हुआ है। यूएन की रिपोर्ट भी आई जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग 1500 आम लोगों की जाने की खबर। यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना वापस भी लौट रही है। रूस के हमलों की तीव्रता भी घटी, हालांकि इसे पूर्ण संघर्ष विराम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 3 अप्रैल को ग्रैमी अवार्ड्स में संबोधन भी दिया और इन्होंने हर संभव मदद की अपील दोहराई। इस समारोह में ज़ेलेंस्की ने कहा, चुप्पी को संगीत से भरिए, अपने जरिए हमारी कहानी बयां करिए, ये चुप्पी से कहीं बेहतर है। दुनिया भर में चल रही हलचलें आज इतनी ही। हमारी नजर बनी रहेगी दुनिया के मसलों पर। आप देखते रहिए दुनियादारी। शुक्रिया। जब निहंग सिंह घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं तो फिर वो मन के ऐसे आता है भी हम भी ये बाना पहने, सभी ऐसे लगता है भी जैसे ये बाने का हाड़ आ गया है। इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, आनंदपुर साहिब। तो इसमें पंजाब के लोग बड़ी संख्या में जो आते हैं। हम होली से इतर, होली से अगले दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स होते हैं। Hole Mohalla is a part and parcel of the Punjabi culture. It is one of the layers. ये वही जगह है जहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े परिवर्तन को तस्वुर कर रहे थे। औरंगजेब के हाथ में जो तलवार है वो अहंग की तलवार का प्रतीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो कृपान दी, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, किसी का हक दिलाने के लिए। ये संदेश गुरु साहब का कि भाई जो रंग मैं दे रहा हूँ वो आध्यात्मिक रंग है, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।